मेरी बेटी की नई नई शादी हुई थी और बहू रोज रात कमरे में चीखने और चिल्लाने लगती थी। सुबह जब उठती थी तो बहुत ही उदास और चुप चुप रहती थी। ऐसा लगता था कि उसके शरीर में बहुत ही कष्ट है और उसके साथ अत्याचार हो रहा है। मैंने काफी कोशिश की कि बहू मुझे इसके बारे में बताए, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। और फिर एक रात जैसे ही मैं छुप कर अपने बेटे के कमरे में देखने लगी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बहू और बेटा तो मैंने अपने बेटे को बहुत ही मुश्किलों से समझाया, अपनी कसम दी, अपनी परवरिश का वास्ता दिया और फिर किसी भी तरह करके मेरी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए मना लिया। मेरा बेटा तो किसी भी कीमत पर यह शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वह हमेशा कहता था वह जिस लड़की से प्यार करता है उसी के साथ शादी करेगा। लेकिन जब मैंने उसे बहुत ही प्यार से समझाया, उसे मेरी बातें समझ में आई और फिर उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। अब मैंने अपने बेटे की शादी गांव की एक लड़की जो कि दूर के रिश्तेदार की बेटी थी उसी के साथ करा दी। वह लड़की काफी समझदार थी, थोड़ा पढ़ी लिखी कम थी, लेकिन बड़ों का इज्जत करने में और छोटों को प्यार देने में सबसे आगे रहती थी। संस्कार उसमें कुट कुट कर भरे हुए थे। लड़की का नाम अर्पिता था और मुझे पता था यह लड़की मेरे बेटे और इस घर को अच्छे से संभाल लेगी। अब शादी के बाद अर्पिता विदा होकर हमारे घर पर आ गई थी। वो घर का सारा काम अच्छे से करती थी और बहुत ही खुश रहती थी। अब शादी के 10 दिन हो चुके थे और उसने इन बातों से और काम से सभी के दिल में जगह बना लिया था। हर कोई उससे खुश था और खुश क्यों ना हो, वह थी भी बहुत ही प्यारी। और अब मुझे अपने आप पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था कि मैंने अपने बेटे के लिए बहुत ही अच्छी लड़की खोजी है। नहीं तो मेरा बेटा तो अपनी पसंद की लड़की शादी करने पर आतुर था। मैं ही जानती हूँ कि मैंने अपने बेटे को ये शादी करने के लिए किस तरह से मनाया था। मैंने हर भगवान के आगे अपना माथा टेका और फिर मुझे भगवान का आशीर्वाद मिला, जिस कारण से मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। मैं अब बहुत ही खुश थी और साथ ही साथ परिवार के सारे लोग भी बहुत ही खुश थे। मेरा बेटा जो कि पहले मेरे सामने उदास होकर घूमा करता था और मुंह फुलाकर रहता था, अब वह भी मुझे खुश नजर आ रहा था। मुझे और क्या चाहिए था। यह सब देखकर मैं बहुत ही खुश थी और बार बार भगवान को धन्यवाद देती थी। लेकिन उस रात के बाद मेरी यह सोच बदल गई और मुझे समझ में नहीं आने लगा कि यह सब हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। आखिर मेरे बेटे और बहू के कमरे में आधी रात को क्या होता था, जो कि मेरी बहू जोर जोर से चीखने लगती थी और सिसकारियां करने लगती थी। एक रात जब हम सभी लोग सोए हुए थे, अचानक से 2 बजे रात में मेरे बेटे के कमरे से जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज आने लगी। जब मैंने ध्यान से आवाज सुनी, यह आवाज तो मेरी बहू की थी, तो नींद में थी और यह आवाज सुनकर हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। आखिर मेरा बेटा मेरी बहू के साथ ऐसा क्या कर रहा था जो कि बहू इतनी जोर से चीख रही थी। थोड़ी देर तक ये चीखने और चिल्लाने की आवाज आती रही और फिर उसके बाद आवाज बंद हो गई। मैंने सोचा कि बेटे के कमरे में जाकर पूछूं आखिर बहू क्यों चीख रही है, लेकिन फिर मेरे पति ने मुझे समझाया इस तरह आधी रात को बहू बेटे के कमरे में जाना सही नहीं होगा। सुबह जब होगी तब तुम बहू से खुद ही पूछ लेना। मुझे अपने पति की बात बिल्कुल सही लगी और फिर अब मैं भी आंखें बंद करके फिर से सो गई। सुबह जब मैं उठकर किचन में गई तो मेरी बेटी भी किचन में पानी पीने के लिए आई और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मुझे कहने लगी, मम्मी, रात में इतनी जोर जोर से कौन चीख रहा था। मैंने अपनी बेटी को बताया कि लगता है बाहर से आवाज आ रही थी। मैंने उसे यह नहीं कहा कि रात में तुम्हारी भाभी की ही चीखने की आवाज आ रही थी। लेकिन अब उस घटना के बाद से मेरी बहू का स्वभाव बिल्कुल ही बदल चुका था। मेरी बहू जो हर वक्त हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी, अब बिल्कुल ही चुप चुप रहने लगी थी। अगर मैं उसे कुछ कहती तो वह कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ सुन लेती और बहुत ही ज्यादा होता हाँ या ना में ही जवाब देती थी। पहले तो बहू अपने गांव का किस्सा मुझे सुनाया करती थी। जहां पर भी मैं बैठती थी तो आकर मेरे पास बैठकर अपनी सहेलियों सबके बारे में बताने लगती थी। वह बिल्कुल मेरे साथ अपनी माँ जैसे बिहेव कर रही थी। मैं भी अर्पिता को अपनी बहू कम और बेटी अधिक मानने लगी थी। मैंने पहले सोचा कि रात की घटना के बारे में अर्पिता से पूछूं, लेकिन फिर सोचा शायद पति पत्नी के बीच की कोई बात होगी या फिर कुछ और भी हुआ होगा। सो मैंने पूछना सही नहीं समझा। अर्पिता ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर अगली रात 2 बजे वही हुआ। मेरे बेटे के कमरे से फिर अर्पिता के चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी थी और आज रात तो यह आवाज करीब 10 मिनट तक आई और वो इतनी जोर से चीख रही थी कि मेरी बेटी भी हड़बड़ाकर नींद से उठ बैठी थी
और फिर जल्दी से मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी थी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा वह बहुत ही ज्यादा डर गई थी। डर के मारे उसके मुंह से ठीक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मुझे देखते हुए मेरे सीने से लगी और कहने लगी, मम्मी मुझे बहुत ही डर लग रहा है। आखिर भाभी रोज रात में इस तरह से क्यों चीखती चिल्लाती है? आखिर कमरे के अंदर क्या होता है? भाभी के पास चलो, चलकर अभी दरवाजा खुलवाते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ जाने लगी, तभी मेरे पति ने मुझे रोक लिया और कहा, अभी तुम लोग मत जाओ, कल सुबह उन दोनों से हम लोग बात करते हैं। अब मैं अपने पति की बात को टाल भी नहीं सकती थी, लेकिन उस रात मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई। मुझे चिंताओं ने घेर कर रख लिया। रात भर यूं ही करवटें बदलती रही और फिर जैसे ही सुबह हुई मैं जल्दी से उठकर घर के कामों में लग गई। और फिर जैसे ही थोड़ी देर के बाद बेटे बहू का कमरा खुला, मैं उसके कमरे में चली गई और सीधा जाकर अपने बेटे से पूछने लगी, आधी रात को अर्पिता क्यों चीखती चिल्लाती है? आखिर तुम क्या करते हो उसके साथ जो वह रोज ही रात में चिल्लाने लगती है? मेरी बात सुनकर मेरे बेटे का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। वह बोला, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अर्पिता को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन मुझे अपने बेटे का चेहरा देखकर एकदम से मालूम चल चुका था, यह मुझसे झूठ बोल रहा है और कुछ छुपा रहा है। और फिर मेरा बेटा यह कहकर कमरे से बाहर निकल गया। अब मैंने वही सवाल अर्पिता से किया कि तुम आधी रात को क्यों चीखती चिल्लाती हो? क्या मेरा बेटा तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत करता है? वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें देखकर मुझे लग रहा था वह रात भर सोई नहीं है। फिर मैंने उसे बोला, आखिर तुम क्यों नहीं बता रही हो कि तुम रोज आधी रात को क्यों चीखती चिल्लाती हो? इस पर उसने मुझे जवाब दिया और कहा, मम्मी जी, आपको शायद गलतफहमी हुई है। मैं तो बिल्कुल भी रात में चीखती चिल्लाती नहीं हूँ। यह कहकर बहू भी अपने कमरे में चली गई। और अब तो बहू की बात सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि जरूर ही मेरे बेटे बहू मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आधी रात को उस कमरे में क्या होता है। मेरे बेटे बहू को यह बात पता थी, लेकिन वह दोनों मुझे कुछ भी बता नहीं रहे थे। पर दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कुछ है जो दोनों छुपा रहे हैं, लेकिन क्या? अब जब भी रात होती मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि आधी रात को फिर वही होता, बहुत जोर जोर से चीखती और चिल्लाती। लेकिन मेरे मन में सवालों का सिलसिला लगातार चल रहा था। आखिर आधी रात को उस कमरे में क्या होता है? और फिर एक रात मेरे घर पर वह हुआ, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही कल्पना की थी। बहू आधी रात को जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है और थोड़ी ही देर के बाद चिल्लाकर हमारे आंगन में आकर जोर जोर से रोने भी लगती है। और उसके शरीर पर जो कपड़े थे वह भी इधर उधर बिखरे हुए थे। उसे अपना कुछ भी होश नहीं था। उसके बाल खुले हुए थे और ऐसा लग रहा था उसे देखकर जैसे कि वह बहुत ही तकलीफ में हो। तभी थोड़ी ही देर के बाद मेरा बेटा भी कमरे से निकलकर आ जाता है और उसे देखकर लग रहा था कि वह भी काफी डरा हुआ है। बहू की हालत देखकर हम सब भी डर गए थे। मैंने मेरे बेटे से पूछा, यह क्या है और बहू की ऐसी हालत क्यों हो गई है? तो वह बोला, अपनी आंखों से देख लो माँ, यह रोज रात 2 बजे ऐसे ही करती है और इसे अपना कुछ भी। सुबह जब मैं इससे पूछता हूँ तो यह कहती है उसे कुछ भी याद नहीं है और बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो बस हैरत भरी नजरों से कभी अपने बेटे को तो कभी अपने बहू को देख रही थी। मेरे पति और मेरी बेटी भी एकदम आश्चर्यचकित होकर बहू को बस देखे जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद जब बहू का चीखना और चिल्लाना बंद हुआ और जब वह थोड़ी शांत हुई तो मेरा बेटा उसे कमरे में ले गया और ले जाकर बिस्तर पर सुला दिया। मैंने अपने बेटे से कहा, तुम एक काम करो, कल सुबह इसे इसके मैके छोड़कर आ जाओ, मैं उसकी माँ से बात करूंगी। सुबह होते ही मेरा बेटा उसे कुछ बहाना करके उसके घर छोड़ आया। मैंने उसकी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बेटी बिल्कुल भी ठीक है, उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। मैंने अर्पिता की माँ को कुछ नहीं कहा और अब मुझे अपने आप पर बहुत ही अफसोस हो रहा था कि मैंने बिना जांच पड़ताल किए ही अपने बेटे मनोहर की शादी अर्पिता के साथ कर दी। अब बहू को उसके मैके गए हुए पूरे 1 महीने हो चुके थे। बराबर ही अर्पिता की मम्मी का फोन आता रहा, लेकिन मैं बात को टालती रही। समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक बार तो मन में आता अर्पिता को वापस घर बुला लूं, लेकिन फिर मेरा बेटा मुझे कहने लगता, माँ तुम्हें नहीं पता मैंने वह दिन अर्पिता के साथ कैसे गुजारे। मुझे तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और मुझे तो यह भी लग रहा है कि कहीं अर्पिता ने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया, फिर सारा इल्जाम हम लोगों पर ही आ जाएगा। सभी लोग यही कहेंगे कि हम लोगों ने ही अर्पिता को कुछ कर दिया। बेटे की बात सुनकर तो मैं और भी डर गई। मनोहर ने तो यहाँ तक कह दिया कि कहीं ऐसा भी तो हो सकता है आधी रात को वह मेरी जान ही ले ले
और सुबह कहे कि उसे कुछ भी होश नहीं था, तो फिर क्या होगा? अब मैंने फैसला कर लिया था, मैं अर्पिता को अपने घर पर कभी भी नहीं लाऊंगी। मैं तो अपने आप को कोस रही थी, आखिर मैंने कैसे उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी। और अब मेरे घर में कोई भी नहीं चाहता था अर्पिता वापस आए, क्योंकि सभी लोग बहुत ही डर गए थे। और फिर इसी तरह 4 महीने निकल गए कि अचानक एक दिन अर्पिता अपने सामान के साथ वापस मेरे घर पर आ गई। उसे देखकर हम सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर मेरी बहू मुझे कहने लगी, माँ जी, मुझे पता है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं। आपको आज मैं पूरी सच्चाई बताऊंगी, आखिर सही बात क्या है। और अर्पिता की बात सुनकर मुझे लगने लगा कि यहाँ पर तो बात कुछ और ही है। जैसा हम लोग अर्पिता के बारे में सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अभी अर्पिता मुझे कुछ कहती इससे पहले मेरा बेटा मनोहर आ गया और आकर अर्पिता पे गुस्सा करने लगा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? तुम अब यहाँ पर नहीं रह सकती हो, और अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। अर्पिता उसकी बात सुनकर कहने लगी, हाँ मुझे पता था तुम बिल्कुल यही कहोगे, क्योंकि तुम्हें अब सच्चाई से डर लगने लगा है। तुम डर रहे हो कि सच्चाई सामने आ जाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन आज मैं सबको सच्चाई बताकर ही रहूंगी कि आखिर मैं उस रात से क्यों करती थी। इस तरह से मैंने अर्पिता को कहा, बेटा तुम्हें जो बोलना है सच सच बोलो, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा कहने लगा, माँ तुम इसकी बात बिल्कुल मत सुनो, यह तो पागल औरत है, तुम्हें कुछ भी सुना सकती है। फिर अभी अर्पिता मुझे बोली, माँ जी आज अगर सबसे ज्यादा दुखी और परेशान कोई है तो वो मैं हूँ। मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। और फिर उसके बाद अर्पिता ने जो हम लोगों को बताया उसे सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। अर्पिता कहने लगी, आपके बेटे ने ही खुद मुझे पहली रात से ये नाटक करने को कहा था, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मान रही थी क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा था। तो मुझे कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ शहर में जाकर अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे घर वाले किसी भी कीमत पर मुझे ऐसे करने नहीं देंगे। इसलिए तुम इस तरह का नाटक करो ताकि ये लोग डर जाए और फिर यह लोग हम दोनों को अलग रहने के लिए कह दे। मैंने इन्हें कहा भी था कि मुझे अलग नहीं रहना है, बल्कि मुझे यहाँ पूरे परिवार के साथ रहना है, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। मैंने इन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने और आखिरकार मुझे इनकी बात माननी पड़ी। और फिर जैसे जैसे कहते गए मैं वैसा वैसा करती गई। मैंने इनकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास किया, लेकिन आज मैं अपने आप पर हद से ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मेरे कारण आप लोगों को इतनी परेशानी हुई। और फिर जब आप लोगों ने मुझे उस तरह से देखा, फिर पता नहीं इन्हें क्या हुआ, इन्होंने मुझे मायके छोड़ दिया और मुझे कहने लगे थे कि कुछ दिन के बाद तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। मैंने इन्हें कितना फोन किया, लेकिन इन्होंने मेरा फोन भी नहीं उठाया। ना जाने इन्होंने मेरे बारे में आप लोगों को क्या क्या कहा। मैं इनका घर पर इंतजार करती रही, लेकिन यह मुझे लेने के लिए नहीं आए। और फिर अब मुझे समझ में आ गया कि इन्होंने मुझे झूठा बनाया, ये मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते थे। लेकिन अब मैं खुद भी बहुत ही दुखी हो चुकी हूँ, क्योंकि बिना कसूर के मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ। इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि मैं इनकी जिंदगी से काफी दूर चली जाऊंगी, लेकिन यह भी चाहती थी कि सच्चाई सभी के सामने आ जाए। बहू की बातें सुनने के बाद मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रही हूँ। मेरा बेटा इतना बड़ा साजिश रच सकता है? मुझे अपनी बहू की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था। और अब मैं जैसी मनोहर की तरफ देखने लगी तो वह कहने लगा, तुम्हें इसे रखना है तो तुम रखो, मेरी शादी तुमने उससे नहीं होने दी जिसे मैं चाहता था, और इस गांव की लड़की से करवा दी। मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। मैं इसे किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी नहीं मान सकता हूँ। फिर मैंने बेटा को कहा, बेटा अगर तुम इस घर में रहना है तो अपनी पत्नी को अपनाना ही होगा। अब तू ही फैसला कर ले, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं। लेकिन मेरी बहू इसी घर में रहेगी और जो इसका हक है वह इसे मिलकर रहेगा। जो इसे हक या इज्जत नहीं देगा वह इस घर में नहीं रह सकता है। मुझे नहीं पता था कि तू इस तरह की साजिश रच सकता है, वह भी सिर्फ अपनी माँ से बदला लेने के लिए। तुमने एक भोली भाली लड़की का इस्तेमाल किया। तुमने एक जरा भी नहीं सोचा लड़की तुम्हारे कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो गई थी। इसने अपने बारे में जरा भी नहीं सोचा, सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रखा। बेटा तू जरा सोच, जो तेरे बारे में इतनी सोचती है, तेरे लिए इतना कर गई, उसने अपनी भी परवाह नहीं की। इस तरह की पत्नी तुझे कहाँ मिलेगी? तो बहुत ही बड़ा अभागा है जो उस लड़की को छोड़ना चाहता है। मैं बहुत खुश थी कि मैंने अपने बेटे के लिए हीरा चुना था, लेकिन शायद मेरा बेटा है इसके लायक नहीं था। मैंने मेरी बहू को प्यार से गले लगाया और कहा, तू मुझे माफ कर दे। मेरी बहू मुझे कुछ ना बोली और सिर्फ मेरे गले लगकर रोने लगी।
और फिर मेरा बेटा भी कहीं नहीं गया। थोड़े समय तक नाराज जरूर रहा, लेकिन मुझे पता था इस लड़की से कोई भी प्यार किए बगैर नहीं रह सकता है। आखिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा था और अब सच में मेरे घर की खुशी पूरी तरह से वापस लौट चुकी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।